आज जब मैंने सुबह आंख खोली तो शायद इतनी खुशी मुझे महीनों के बाद हुई होगी, क्योंकि जितने भी स्टॉक थे सारे के सारे अप थे और कुछ स्टॉक्स तो 5% 10% तक भी अप हो गए। लेकिन इसके बाद जो मैंने करा वो नॉर्मली मैं अवॉइड करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज बाजार के अंदर खुशहाली क्यों थी, क्यों आज बाजार इतना ज्यादा पॉजिटिव था और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं लॉन्ग टर्म में। इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी कहां बन रही है और एआई बबल के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं उसको मैं इन डेप्थ बताऊंगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ताकि एक इन्फॉर्म डिसीजन आप ले पाओ। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सुबह सुबह जब मार्केट पॉजिटिव होती है तो सबको पता चल जाता है कि डील के अंदर कुछ पॉजिटिव साइन हुए हैं, और जैसे जैसे करके इसकी डिटेल निकल के आती है ट्रंप अगेन ये चीज बोलना शुरू कर देता है कि डील हमने कर दी है, चीजें अब सेटल डाउन हो जाएगी। लेकिन अंदर की डिटेल जो निकल के आती है वो आती है ईरान के पास से। ईरान ने ये बोला ये डील अभी साइन नहीं हुई है, 19 तारीख को ये जो एमओयू है ये साइन होने वाला है। एमओयू का क्या मतलब होता है? एक डील तरीके का, एक फर्स्ट ड्राफ्ट जिसे हम कहते हैं, जिसके ऊपर हम ये चीजें लिख लेते हैं कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, और इसके बेसिस के ऊपर डील बनती है। और उस एमओयू के बेसिस पर कुछ टाइम देखा जाता है, उसके बाद एक फाइनल डील प्रपोज की जाती है। और वो डील कब प्रपोज की जाएगी, कब होगी, कब नहीं होगी, एज ऑफ नाउ जो डेट निकल के आ रहे हैं वो काफी ज्यादा इधर उधर के हैं। लेकिन एक डेट जो कि काफी कांस्टेंट निकल के आ रहा है वो है एमओयू डेट, मतलब इस टाइम पे डील हो जाएगी। इस डील के अंदर मेनली 3 पॉइंट निकल के आए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो आपको खोलना पड़ेगा। आज अगर आप देखोगे कि आज खुला हुआ है, बिल्कुल नहीं खुला हुआ, 19 तारीख के बाद बात हो रही है, खुलेगा। दूसरा निकल के आ रहा है कि जो न्यूक्लियर के ऊपर काम कर रहा है ईरान, क्या वो बंद कर देगा। और तीसरा निकल के आ रहा है कि जो यूएस है वो ईरान के अंदर इन्वेस्ट करेगा। और इन 3 चीजों को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा से खुला हुआ था, वापस खुल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या वो न्यूक्लियर का जो उनके पास माल सामान पड़ा हुआ है क्या वो दूसरे देश को देंगे, अपने देश को देंगे? बात ये चल रही है कि आप सिर्फ अपने काम के लिए ये काम कर पाओगे कि आपको अगर एनर्जी बनानी है उससे तो आप न्यूक्लियर का यूज कर सकते हो, उसको एनरिच कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डिफेंस के लिए यूज करना है, मतलब आपको बम बनाने, तो आप इसका यूज नहीं कर सकते। एक और यहाँ पे जो मेजर क्वेश्चन मुझे समझ में आता है कि क्या ईरान इस चीज के लिए मान सकता है। एक चीज याद रखो, ईरान के ऊपर जो हमला हो रहा है इजराइल का, ठीक है, ये जो चीज है ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने बोल दिया कि भाई मैं न्यूक्लियर बम नहीं बनाऊंगा तो ये बंद हो जाएगा। ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। यूएस भी इस चीज को समझता है, ईरान भी इस चीज को समझता है। तो ये एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है। मुझे लगता है यहां पे जाके चीजें हमेशा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। लेकिन जो अभी तक बातचीत निकल के आ रही है कि इस चीज के ऊपर हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, मतलब डिस्कस होता रहेगा। लेकिन डील के अंदर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दोगे, हम आपके देश में इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट किस जगह करेंगे? जो पेट्रोलियम सेगमेंट है उसको ऑटोमेट करने की कोशिश की जाएगी। मतलब अमेरिका काफी इन्वेस्ट करेगा ईरान के अंदर, और पार्शियल जो उनका पैसा अमेरिका ने होल्ड करा हुआ है वो भी उठा करके देगा। इससे जो ईरान है उसे एक मेजर सपोर्ट मिलने वाला है, ऐसी बात हो रही है। न्यूक्लियर के ऊपर क्लैरिटी अभी भी नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। इस डील का आई थिंक ये पार्ट भी नहीं है, क्योंकि यहीं पे आके हर एक चीज फंस जाती है। अब जब ये पूरी डील चल रही थी तो वहां पे जो इजराइल है वो दोबारा से लेबनान पे हमला कर देता है। अब जो न्यूज निकल के आ रही है उसमें अमेरिका ने इजराइल को बोला कि भाई साहब ये जो बमबारी है इसको बंद कर दो, तो भाई डील हमारी कैंसिल हो जाएगी, चीजें और ज्यादा खराब होने वाली हैं। अब जब ये सारी चीजें निकल के आई तो इससे एक और चीज समझ आती है कि भाई ये डील बहुत ही नाजुक स्टेज पे है, ये परमानेंट क्लोज नहीं है। हाँ, शायद शॉर्ट टर्म के अंदर आपको एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल जाए, लेकिन ये डील कब तक चलेगी, कितनी सस्टेनेबल है, नो वन नोज। ना ये अमेरिका के हाथ में इस समय पे डील, ये डील इजराइल और ईरान के हाथ में है। अगर ईरान डील करना चाहता है, अमेरिका डील करना चाहता है और इजराइल नहीं मानता तो ये डील होना मुश्किल हो जाएगा। अगर ईरान डील नहीं करेगा, अमेरिका और इजराइल डील करेंगे तो ये होना मुश्किल हो जाएगा। तो अमेरिका बीच में फंसा हुआ है, अमेरिका के हाथ में इस समय कुछ है ही नहीं। तो इसी वजह से इस डील को लेकर के जो पॉजिटिविटी बनी हुई है, इसको लेकर के एक एक्शन प्लान मैंने सोचा है अपने माइंड के अंदर। सबसे पहला है जो एक्शन प्लान मैंने ये सोचा कि जो मेरे पाप थे, पाप क्या थे मैं अब कुछ ओपन होकर के आपको बता देता हूँ। कुछ स्टॉक के नेम जो मेरे पोर्टफोलियो में है, प्लीज बाय और सेल मत करना। जैसे श्रीराम फाइनेंस हो गया, चोलामंडलम हो गया, स्मॉल कैप हो गए, ये मैंने अपने कम्युनिटी मेंबरशिप के अंदर बोला था कि भाई हम बल्क बाय करेंगे। ठीक है, बल्क बाय मतलब ओवरऑल पैसा जितना था वो हमने यहाँ पर लगाया। अब जो पैसा हमने यहाँ पर लगाया तो जो चोला है और श्रीराम है, इसके अंदर जो मेरी कैपेसिटी होती है, सपोज करो 10 स्टॉक होते हैं मेरे पोर्टफोलियो में, तो 10 स्टॉक में अगर आपने पैसा डाला है तो 10% हो गया। इन दोनों स्टॉक्स में मेरा 25 से 50% तक का ओवरऑल पैसा चला गया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये स्टॉक गिरने लगे तो मुझे एक चीज़ रियलाइज हो गई कि भाई शायद पोजीशन साइजिंग थोड़ी सी हाई है। अब यहाँ पे जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो इसका मैंने फायदा उठाया, और जो पोजिशनिंग साइज जो 50% के आसपास चला गया था 2 स्टॉक्स के अंदर, इसको कट करके मैं वापस से 10% पे लाया। लॉस में नहीं,
प्रॉफिट में ये चीज़ हुई। क्यों हुई? क्योंकि एक रैली देखने को मिली। और मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, जब आपको लगे कि दुनिया खत्म होने वाली है ना, अगर आपके स्टॉक्स अच्छे हैं, ऑब्वियसली इसके पीछे कंडीशन आती है, जब आपको लगे कि दुनिया खत्म होने वाली है, स्टॉक बर्बाद हो गए, छोड़ो, नहीं भाई, वेट करो। जो इशू चल रहा है, अगर वो ग्लोबल इशू है तो उस पर कुछ ना कुछ अपडेट आएगा और उसके बाद मार्केट आपको एक रिकवरी का फेज देगी। सेम चीज़ हमने स्मॉल कैप के साथ करी। स्मॉल कैप में हमारा एक्सपोजर अच्छा था, हमें रिसेंटली स्मॉल कैप के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, हमने वहां से भी पोजीशन थोड़ी सी कट करी है। एग्जिट नहीं करा है, बेचा नहीं है कुछ भी, पोजीशन कट करी है। मतलब 100 रुपए थे तो उसको 20 रुपए या 50 रुपए में कन्वर्ट कर दिया। अपना जो कैश है उस कैश को बिल्डअप कर लिया है इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा करके। अब इसका फायदा क्या है? देखो, बाजार, मुझे ये लगता है कि ये सारी चीजें हो भी जाएं तो दो मेजर क्रिटिकल चीज अभी भी बची हुई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर अगर ये खुल भी जाता है हमारा, तो वहां पे जो माइंस बिछी हुई है उसको हटाने में 5, 7, 8 महीने लगेंगे। मतलब जिस स्केल पे वहां से चीजें ट्रांजिट होती थी, वो चीजें अभी मोस्ट प्रॉब्ली इतनी तेजी से नहीं होंगी खुलने के बावजूद। सेकंड चीज, न्यूक्लियर को लेकर के कहीं ना कहीं इशू रहेगा। तीसरी चीज, इजराइल को लेकर के इशू रह सकता है। तो ये मेरे लिए एक कॉशियस अप्रोच है जो मैं आपको बोलूंगा, आपको भी सोचना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्ट करने के बाद मुझे एक और चीज समझ आ गई कि इंडिया की जो बेस लाइन है, किसी भी स्टॉक मार्केट की बेस लाइन होती है, उसकी इकोनॉमी और इकोनॉमी का बेस लाइन होता है, वो देश कैसा कर रहा है, उसके बिजनेसेस कैसे कर रहे हैं, उसके लोग कैसे कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे एक और चीज समझ आती है कि भाई बिजनेसेस इस समय पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन या करेक्शन आ सकता है। ये सेफ पर्सपेक्टिव है मेरा, जो, क्योंकि अगर आपको मार्केट में वोलेटिलिटी दिख रही है तो आप ऑल इन नहीं जाना चाहोगे, राइट? आप ये सोचोगे भाई कैश रखता हूं, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, मुझे यूएस के अंदर कुछ अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं। कौन सा ऑप्शन है? क्या वो एआई के ऑप्शन है या फिर सेमीकंडक्टर के ऑप्शन है? इसके ऊपर मैं बात करता हूं। तो आई होप इंडियन मार्केट को लेकर के क्या खुशखबरी थी, क्यों बाजार ऊपर गया, क्या करा मैंने आज, और मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको क्लियर हो गया हो कि भाई कहीं पे पाप हो गया, लग रहा है कोई स्टॉक आप गलत फंस गए, उसके अंदर ज़्यादा बड़ी पोजीशन ले ली आपने, तो पोजीशन कट करो, प्रॉफिट्स में निकल जाओ अपने, जो भी निकालना है आपको। ग्रीन हो रखा पोर्टफोलियो, कल 10% और उठ जाए ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। सबसे पहले आप जो पोर्टफोलियो आप बना रहे हो, जिस क्वांटिटी के साथ आप बना रहे हो, उसके साथ कंफर्टेबल होना जरूरी है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो मजे ही मजे, अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो जब बाजार गिरता तो होल्ड करना मुश्किल होता है। जैसे मेरे लिए, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे लिए कुछ टाइम में होल्ड करना मुश्किल था क्योंकि ओवर एक्सपोजर थी। क्या ये गलती है? हाँ, ये सबसे बड़ी गलती है, और ये गलती मैंने इस बार सीखी। ये चीज़ मैंने सीखी और इसलिए मैं आपको बार बार सेम ही चीज़ बोल रहा था, क्योंकि मैंने ये गलती करी हुई थी। तो शायद अगर किसी ने ये गलती करी होगी तो अब उसको ये समझ आ रहा होगा कि भाई इस गलती, जब गलती हो जाती है तो हड़बड़ा करके नहीं बेचना होता, थोड़ा टाइम लेना होता है, चीज़ें नॉर्मल होती है तब एग्जिट करना होता है, तब पार्शियल प्रॉफिट बुक करना होता है, तब पार्शियल लॉस बुक करना होता है, और अपने इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को अपडेट करना होता है अकॉर्डिंगली। म्यूचुअल फंड वाले की मेरे हिसाब से जो मर्जी है कि वैसे भी आप 10 साल के लिए सोचो तो 10 साल का जो एक्सपेक्टेशन है वो 2 दिन 5 दिन की गिरावट से या 2 दिन 5 दिन की चढ़ावट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप 10 साल के बाद क्या होगा उसकी बात कर रहे हो, आपको आज क्या हो रहा है, 6 महीने पहले क्या हुआ, 2 साल बाद क्या हुआ, इससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आप 10 साल का टारगेट लेकर के चल रहे हो। बट 10 साल का टारगेट है, बड़ा टारगेट है, तो मेंटली प्रिपेयर हो। अगर नहीं हो तो ये अपॉर्चुनिटी है यहाँ से एग्जिट करने की। अगर हो तो वेल एंड गुड है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो करते रहो यार, एसआईपी बेस्ट चीज़ है, समझ रहे हो? तो मैं हर किसी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सेम आंसर आपके लिए नहीं हो सकता, जो ये वीडियो देख रहा है, हो सकता है जो दूसरा बंदा वीडियो देख रहा है उसके लिए हो सकता है। तो हर चीज़ को आपको अपने हिसाब से क्वांटिटेटिवली समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि जब अभी बाजार गिर रहा था रिसेंटली तो क्या आपकी नींदें उड़ गई जिसमें आपका पैसा पड़ा हुआ था? अगर ऐसा है तो फिर दिक्कत हो गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं एआई ट्रेड की, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे बनेगा बढ़िया। लाइक जब .com बबल वाला टाइम आ गया था ना, तो .com बबल वाले टाइम के अंदर क्या हुआ था कि जिन्होंने बढ़िया जगह इन्वेस्ट करा था वो अगले 4-5 साल 6 साल के अंदर बढ़िया ग्रो कर गए थे। ठीक है, जैसे अगर आप गोल्ड की बात करोगे, सिल्वर की बात करोगे, ये सिक्लिकल होते हैं, हर एक चीज़ सिक्लिकल होती है। अब जब यहाँ पर हमने इन्वेस्ट किया, भागा, फिर गिर गया, अब कंसोलिडेशन में जाएगा। आप याद रखो, घोड़ा ही है एक तरीके से। घोड़ा कैसे भागता है? एक तेजी से भागेगा, फिर भागने के बाद थोड़ा रुकेगा, फिर सुस्त हो जाएगा, अब उसका टाइम दोबारा आएगा। ऐसा नहीं वो खराब हो गया, उसका टाइम दोबारा आएगा कुछ टाइम के बाद। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद कितना टाइम हो सकता है? 2 साल, 3 साल, 5 साल का टाइम हो सकता है। ठीक है, जैसे बैंकिंग काफी तेजी से भागा, अब मुझे लग रहा है वो सुस्ता रहा है, तो इसलिए मैं बैंकिंग से धीरे धीरे, एनबीएफसी से धीरे धीरे पोजीशन कट कर रहा हूं। अब मैं नए घोड़े की साइड जाऊंगा। कौन सा घोड़ा हो सकता है? पावर हो सकता है, ग्रीन एनर्जी हो सकता है, अदानी के स्टॉक्स हो सकते हैं। मेरी सबसे बड़ी गलती, अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊं, लोग आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बताते होंगे, मैं आपको नेगेटिव चीज़ें भी बता रहा हूँ अपनी।
कि अदानी सबसे बड़ी गलती है मेरी, मैंने आज तक अदानी के अंदर पोजीशन बिल्ड नहीं करी, या करी तो स्विंग लेकर के छोड़ दिया। क्यों? मुझे समझ आना चाहिए कि भाई पॉलिटिकल और बिजनेस साथ साथ चलते हैं। जैसे इलॉन मस्क और ट्रंप, इलॉन मस्क पहला ट्रिलियनर बन गया इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। इंडिया में भी वो गुट तो है, आपको ही पता कौन कौन से गुट की मैं बात कर रहा हूँ। और वो गुट है तो देखो इनकी जो वेल्थ है वो कितनी जल्दी कंपाउंड हुई, और हमें इस गुट का फायदा उठाना चाहिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, समझ रहे हो? तो ये जो गलती हुई मेरे पास, मैं अब इस गलती को भी धीरे धीरे करके सुधारूंगा। बिजनेस वैल्यूएशन इन दोनों को साइड रखे, कई बार इन दोनों को साइड रखना पड़ता है। जब आप इन दोनों को साइड रखते हो, जब आप मोमेंटम को चेज करते हो, तब ये चीज़ें काम करती है। लेकिन जब आप मोमेंटम को चेज करते हो तो एग्जिट प्लान क्लियर होना चाहिए। अगर आपके एग्जिट प्लान क्लियर नहीं है और मोमेंटम ब्रेक हुआ तो फिर काम खराब होता है। तो लोग 50, 60, 70% का लॉस लेकर के बैठते हैं। लॉस 10, 20, 25, 30% से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो बेचो, क्योंकि 25% गिर गया तो आपको रिकवरी के लिए 30-35% चाहिए। अगर 50% आपका स्टॉक टूट गया तो रिकवरी के लिए आपको 100% चाहिए, और ये बड़ा बुरा हाल हो जाता है। मतलब बहुत ही कम ऐसी कंपनीज है जो 50-60% से टूटने के बाद बहुत जल्दी रिकवर कर लेती हैं। काफ़ी सारी टाइम लगता है, ठीक है? क्या वो टाइम आप दे सकते हो? अगर ऐसा नहीं है तो 50% टूटने का वेट मत करना, क्योंकि 50% जिस दिन टूट गया आपका स्टॉक, उस दिन हो गया काम खराब, और उस दिन चीज़ें सही से काम नहीं करेंगी, राइट? अब बात करते हैं एआई स्टॉक की। अब एआई स्टॉक्स कैसे ढूंढने, क्योंकि भाई बबल है, फटेगा भी, बिल्कुल फटेगा। अब यहाँ पर देखो चल क्या रहा है। ये विकिपीडिया का पेज है, इसको ध्यान से देखना क्या हुआ यहाँ पे। 1994 से 1999 तक ये यूफोरिया वाला फेज था। यहाँ से देखो ये जो वॉल्यूम्स हैं ये कैसे भाग रहे हैं, डिप आ रहा है बीच बीच में, ठीक है? और उसके बाद एकदम यूफोरिया यहाँ पर बना। उसके बाद क्या हुआ, 2000 के बाद जब .com बबल फंसा, एक डिप आया, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई। देखो जब भी एक यूफोरिया वाला फेज है ना, डिप के बाद वो दोबारा ऊपर नहीं जाएगा। अगर डिप के बाद ऊपर जा रहा है मतलब क्या है कि वो रिकवरी हो सकती है वहाँ पे, लेकिन डिप के बाद अगला जो डिप है वो ऊपर वाले से नीचे होगा। फिर उसके बाद देखो वापस रिकवरी है, फिर नीचे होगा, ठीक है? तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो ये क्लियर विजन आ गया था यहाँ पे 2000 से 2001 के बीच में कि भाई अब एक क्रैश आ रहा है, डाउन साइड जा रहा है एक चीज़ें, ठीक है? अब देखो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फंस गए जो भी लोग थे, ठीक है? अब यहाँ पे देखो टोटल यूएस वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है? अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पर देखो एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आया, उसका डिप आया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। जैसे मैंने बताया था ना, घोड़ा भाग रहा है, फिर घोड़ा गिरा, सुस्ताने लग गया, फंस गया घोड़ा यहाँ पर, ठीक है? तो अब घोड़ा भागा था, फिर सुस्ताने लग गया। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई वो चीज़ हो रही है। ये चीज़ प्रैक्टिकल है। अगर आप कभी स्टॉक मार्केट को एनालाइज करोगे ना, सेक्टर रोटेशन कैसे होते हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्लीज़, अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब लोग इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं कि भाई ये .com बबल जैसा बबल है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ जिसके बारे में अभी तक ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि उस क्रैश के बारे में ना ज़्यादातर लोग बात ही नहीं करते। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, रेल रोड क्रैश की। स्टॉक मार्केट के अंदर ये क्रैश आया था। ये क्रैश क्या कहता है, दोनों में क्या डिफरेंस है और आज कैसे ये को रिलेट करता है। देखो कोर टेक्नोलॉजी क्या थी, ये एक इंटरनेट था, और ये क्या थी, ये एक स्टीम लोकोमोटिव एंड मास रेल नेटवर्क था। मतलब जो रेलगाड़ी के लिए पटरियां बिछाते हैं ना, ये वो था, ठीक है? पीक कह रहा क्या था, मार्च 2000। इसका पीक कह रहा था 1845 से लेकर के 1873 के बीच में। यूके रेल मीनिया चल रहा था और यूएस के अंदर बैंकिंग कोलैप्स होना शुरू हो गया था। मार्केट में क्या हुआ, इन्वेस्टर्स जो थे वो फंड कर रहे थे .com को। मतलब क्या है कि Amazon.com, Microsoft.com, ये सारे जो .com जिस भी कंपनी के पास था, मतलब वेबसाइट जिस भी कंपनी के पास थी, वो कंपनी को फंडिंग मिल रही थी। अब जो मार्केट थी रेल रोड के अंदर, वो स्पेक्यूलेटर्स की मार्केट हो गई थी। मतलब वो सोच रहे थे कि भाई ये सारी चीज़ें चली जाएंगी, कुछ नहीं होने वाला, रेल रोड बॉन्ड हो गए, ओवर बिल्डिंग हो गई, 1000 ऑफ माइल हो गया, जिस ट्रैक की जरूरत नहीं थी वो भी बना दिए लोगों ने। तो ये स्पेक्यूलेशंस के अंदर चला गया था जो रेल रोड है। कैटलिस्ट कौन थे, कैटलिस्ट को समझो, कैटलिस्ट पूरा गेम बदल देता है। जो फेडरल रिजर्व था उसने इंटरेस्ट रेट्स हाई कर दिए, तो जो लिक्विडिटी थी वो ड्राई हो गई, और उसके बाद जो अनप्रॉफिटेबल टेक कंपनीज थी वो बैंकरप्सी के साइड चली गई। यहाँ पे क्या आया था, मेजर फाइनेंशियल फर्म्स बैकिंग द ट्रैक रेन आउट कैश एंड कोलैप्स। मतलब इसमें जो बड़ी बड़ी फर्म्स थी जैसे कि जे कुक, ठीक है, जे कुक एंड को, ये कोलैप्स हो गई थी इस सिचुएशन के अंदर। तो इसको सपोर्ट कर रहा था फेडरल रिजर्व, और रेट हाई की वजह से ये कोलैप्स हो गया था, और इसको मेजर फर्म्स सपोर्ट कर रही थी। अब इकोनॉमिक्स के अंदर हुआ क्या, आफ्टर मैथ क्या हुआ, ट्रिलियन ऑफ जो पेपर वेल्थ थी वो भप बन गई, मतलब गायब हो गई, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती, सेंडिंग द टेक सेक्टर इनटू अ माइल्ड ग्लोबल रिसेशन। ठीक है, मतलब क्या है कि भाई एक घोड़ा भागा, गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि जो प्रैक्टिकल चीज थे वो नहीं हुआ। trigger a massive year-long depression with unemployment spiking past 20% in the US। मतलब कि भाई साहब
इतना बड़ी गिरावट आई थी कि अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो गई थी। अब अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो कि भाई ये 2000 बबल जैसा क्रैश है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। ये रेल रोड क्रैश है जो कि 1845 के आसपास आया था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, समझो, आपको रिलेट करो, और इसका फायदा किसको होगा इसको भी समझने की कोशिश करो। देखो, यहाँ पर स्पेकुलेटर्स मार्केट थी जो कि रेल रोड को बना रही थी। क्या बना रही थी? ये बना रही थी, बॉन्ड थे, ओवर बिल्डिंग थाउजेंड्स बन गई थी, माइल्स ऑफ अननीडेड ट्रैक बन गए थे यहाँ पे। और कंपनी कौन सी थी? फंडेड मेजर फर्म्स। आज की डेट में एआई में क्या हो रहा है? मेजर फर्म्स जो हैं वो फंड कर रही, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजॉन हो गए, ये इन्वेस्ट कर रही हैं। क्या अभी तक रिजर्व बैंक आया है इसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं, अभी तक वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, जिसको हम फेडरल रिजर्व कहते हैं। अभी वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा और अभी रेट हाइक नहीं हुए हैं। अब चांसेस है कि रेट कट होंगे। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे कि अगर आप इसको 2000 बबल से कंपेयर करो तो बिल्कुल भी नहीं, 2000 बबल नहीं है, ये रेल रोड क्रैश होगा। कैसे कह रहा हूँ मैं, ये समझो। देखो, जब रेल रोड बनना शुरू हुआ था तो बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड मतलब जो पैसा उठाया जा रहा है, उसके बाद जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, ठीक है, और ऐसे ट्रैक्स बन गए जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अभी क्या हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, डेटा सेंटर बन रहा है, सेमीकंडक्टर्स की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं। शायद आने वाले टाइम पे इनकी ज़रूरत ही नहीं होगी क्योंकि इतनी डिमांड ही नहीं होगी जनरेटिव एआई की। देखो, एआई बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे अगर आप चैट जीपीटी, क्लॉड यूज़ करते हो तो इनको जनरेटिव एआई कहा जाता है। जब आप रिस्पॉन्स देते हो तो वो आपको उसके बदले डेटा रिसर्च करके ला करके देते हैं। ये शायद मोस्ट प्रॉब्ली प्रॉफिटेबल ना हो। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि रेलवे के अंदर भी सेम ही चीज़ हुआ था। क्या हुआ था रेलवे के अंदर कि डिमांड, उन्होंने सप्लाई तो बनाई बट डिमांड ही नहीं आई क्योंकि एक्सपेंसिव था। इसी तरीके से एआई इस यहाँ पर एक्सपेंसिव है। तो हो सकता है कि ये जो कंपनीज है जैसे एंथ्रोपिक हो गई, चैट जीपीटी हो गई, ये थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करें। लेकिन आपको पता है इस हैवी क्रैश के बाद क्या होता है? जैसे एआई के अंदर भी क्रैश तो आना ही है, आज नहीं आएगा, 10 दिन बाद आएगा, 10 दिन बाद नहीं आएगा, 2 साल बाद आएगा। लेकिन अगर हम कुछ ऐसी कंपनीज चूज करें जो कि क्रैश से सर्वाइव कर जाए तो कैसा रहेगा? इसके अंदर भी जब ये रेल रोड बबल आया था, इसके अंदर क्या हुआ था कि जो कंपनीज ट्रैक बना रही थी, जिन्होंने ट्रैक्स बनाए थे, जिनकी ज़रूरत नहीं थी, वो क्या, उनके साथ क्या हुआ कि वो कंपनीज चलने लग गई। क्यों चलने लग गई? अब जब ट्रैक बनाने के लिए आपको लोहा चाहिए, लोहा तो चाहे रेल बने ना बने, लोहा तो आपको चाहिए उसके बाद भी, ठीक है। उसके बाद ये जो बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी है, आप रेलवे के लिए बिल्डिंग बनाओ या किसी के लिए बिल्डिंग बनाओ, बिल्डिंग तो बनी रही है ना, आपको मटेरियल तो चाहिए होगा, जो मटेरियल वाली कंपनी है। तो ये जो सेक्टर्स हैं जो कि छोटा छोटा सा कंट्रीब्यूट करते हैं एक पूरे बबल को, ये बबल के बाद भी सर्वाइव कर जाते हैं। क्यों सर्वाइव कर जाते हैं? क्योंकि इनका बिजनेस डायरेक्टली एआई से लिंक नहीं है, ये प्रॉक्सी प्ले होते हैं हमेशा से, ठीक है। तो एआई के अंदर भी ये चीज़ होगी जो डायरेक्ट प्ले है। डायरेक्ट प्ले मतलब चैट जीपीटी, जिसको हम ओपन एआई के नाम से जानते हैं, एंथ्रोपिक, जिसका हम क्लॉड जानते हैं, और ऐसे ही जो भी बिजनेसेस बन रहे हैं, वो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है 60-70% क्रैश कर जाए। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये। लेकिन जो कंपनीज इनके जो बेसिस है उसके ऊपर बन रहा है वो ग्रो कर सकती है। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, ये सारी कुछ एग्जांपल है। इनके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगी कि इनमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं, यूएस इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है, कौन सा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि यूएस के अंदर इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक यूएस इन्वेस्टिंग लेकर के आऊँ, एक प्लेटफॉर्म डिस्कस करूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, कैसे उसके अंदर डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, टैक्स के क्या रूल्स होते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो प्लान कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं। लेकिन अगर इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट मिलता है, कमेंट अच्छे आते हैं, तो बनाऊंगा वो वीडियो में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब मान लो कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन क्यों चलेंगे? अमेजॉन एक सिंगल प्लेयर नहीं है, अमेजॉन के मल्टीपल बिजनेसेस हैं। जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, विंडोज़ आप जानते होगे, वर्ड आप जानते होगे, इसके अंदर एआई यूज़ हो रहा है, ये एआई नहीं है। तो डाइवर्सिफाई टाइप के बिजनेसेस हैं। और अगर ओपन एआई और क्लाउड ग्रो कर जाते हैं तो अमेजॉन वैसे भी ग्रो कर जाएंगे क्योंकि अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है इनके अंदर, ठीक है। तो आप ये समझो प्रॉक्सी प्ले है, आप एक सिंगल बिजनेस को बेट नहीं कर रहे, आप इनडायरेक्ट प्ले को बेट कर रहे हो। इसी के साथ साथ सेमीकंडक्टर एआई हो या ना हो, टेक तो ग्रो करेगा ही, टेक को फास्ट होना ही पड़ेगा, उसके लिए सेमीकंडक्टर, जीपीयू ये चाहिए ही चाहिए, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाले जो सेक्टर्स हैं ये ग्रो करेंगे। जैसे रेल रोड क्रैश में जो रेल बनाने वाली कंपनी थी, बॉन्ड वाली कंपनी थी, ये कोलैप्स कर गई, लेकिन जो ट्रैक बनाने वाली कंपनी थी वो ग्रो कर गई। आपने एक और कहानी सुनी होगी, सोने की खदान में आप काम करते हो, मतलब किसी की कंपनी है जो सोने की खदान में काम करती है, वो पैसा नहीं कमाती। पैसा कौन कमाती है? उसके बगल जो कंपनी फावड़ा देती है वो पैसा कमाती है। बहुत पुराना एग्जांपल है ये कि प्रॉक्सी प्ले, भाई आप सोना मत खोदो, लेकिन सोना खोदने के लिए जो चाहिए आप वो बेचो तो फायदा होगा। क्योंकि एक खदान बंद हो जाएगी, दूसरी खदान को बेचो, दूसरी बंद हो जाएगी, तीसरी को बेचो, तीसरी बंद हो जाएगी, चौथी को बेचो। तो इस तरीके से काम होता है,
ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बताना कि अगर आपको कैसी कंपनी समझ आ रही हैं एआई के लिए। मैं आपको अपनी कंपनीज, अपना जो लिस्ट है वो आपके साथ शेयर करूंगा बेस्ड ऑन डेटा। कमेंट अगर ज़्यादा आते हैं उसके बाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर जाना। थैंक यू।